चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए फीचर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट तो कर ही दिया था पढ़ाना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, फर्म. इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन. द प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. हाउ प्राइस कैन बी डिटरमाइंड, डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. प्राइसेस ऑफ व्हाट, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज. फिर हमने पढ़े थे कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन टू एंड more factors meet, especially two factors meet at a point where there is a equilibrium position, the maximum satisfaction of both consumer and producer, and other factors remaining constant. At the same time they neglect the interdependence of other economic variables. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मैंने इसमें कुछ चीज आपको एडिशन भी कराया था. फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन मेनी assumptions. So there are certain assumptions which has to be admit. पहला क्या था? Other factors remaining constant, है ना? While we are assuming a behavior, we have to assume that other factors does not exist. We all द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलरेडी टू फैक्टर्स. सिर्फ दो ही फैक्टर्स एग्जिस्ट होंगे, बाकी फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस का वहां कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल लिमिटेशंस ऑफ ग्राफ आल्सो. ठीक है. और ये assumptions क्यों हम लोग पढ़ते हैं? ये तो अनरियलिस्टिक होते हैं, फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं assumptions को? बिकॉज हमारे को जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स इक्वेशन है उसको ये आसान बना देता है, ठीक है. फिर हम लोग ने पढ़े थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा परफेक्ट मार्केट में. व्हाट इज परफेक्ट मार्केट? जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एक ही प्रकार के गुड्स को एक ही प्रकार के प्राइस पर बहुत सारे कंज्यूमर को बेच रहे हैं, है ना? वहां पर प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई. लेजर स्फीयर का मतलब बताया था, व्हेन एन इंडिविजुअल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन, देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल, सो दे कैन यूज देयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वो अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. प्योर कैपिटलिज्म, एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग द थिंग्स व्हिच इज बेनिफिशियल टू देम. वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, वही बनाओ जिससे प्रॉफिट होगा, है ना? तो रिसोर्सेज का एक बहुत यूटिलाइजेशन होगा. आखिर में क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैंने बोला था ये अनरियलिस्टिक चीज है. अब एलोकेशन होगा तो हम तो ये चाहेंगे ना एलोकेशन में कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जितने रिसोर्सेज मेरे पास हो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन. मैंने क्या लिखा था आपको कि दिस assumptions does not exist in reality but it helps to understand this equation. तो स्लाइसिंग मेथड तो आपको क्लियर था कि इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जिससे आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक सिस्टम को समझ सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मैंने आपको पराठे वाला एग्जांपल दिया था, याद है? हर दूसरे पराठे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, याद है कि नहीं याद है आपको? तो उसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा मतलब डिटेलिंग में जाऊं, या उसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूं, देखिए मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको पढ़ाया भी था, बट अभी मैं फिर से बता भी दे रहा हूं कि आपको याद रहे हमेशा के. मार्जिनल का मतलब मैंने क्या बताया था, कितने लोगों को याद है? एडिशन टू द टोटल, एडिशन टू द टोटल, ठीक है. एंड व्हाट द अदर वर्ड इज प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? अनरिटन रूल्स ऑफ सोसाइटी, unwritten rules of society that is obtained. कैसे पता चला ये unwritten rules कैसे बने? That was obtained by the continuous observation of individuals. Continuous observation of इंडिविजुअल्स. क्लियर है यहाँ तक? ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मेरे को और आपको, हम सबको काम आने वाला. ये एक प्रकार का टूल भी है ना, जो यूज करता है कौन? इंडिविजुअल्स. क्यों यूज करते हैं? टू टेक रैशनल डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए. टू टेक रैशनल डिसीजन, बराबर है कि नहीं बराबर है ना? टू टेक रैशनल डिसीजन, ठीक है. अभी प्रिंसिपल आपको कैसे हेल्प करेगा? देखो ये जो मार्जिनल का मतलब क्या होता है मैंने? एडिशन टू द टोटल, एडिशन टू द टोटल. अब मैंने आपको पढ़ाया था कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों के लिए. प्रोड्यूसर के लिए लेबर वाला पार्ट पढ़ाया था,
कि एडिशनल लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, और एडिशनल यूनिट कितना कमा के दे रहा है। और कंज्यूमर के लिए पराठे वाला एग्जांपल कि एडिशनल जो कंजम्पशन है उसको आपकी सेटिस्फेक्शन को अगर बढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम कर रहा है तो दिक्कत है, आपको रोक देना है अपने कंजम्पशन को। अगर आपको याद हुआ एग्जाम्पल तो फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं जस्ट टोटल। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पुष्कर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुष्कर जाता है किसी, पुष्कर की शादी है भाई, लड़की वाले के यहाँ गया है ना, अब वो रिश्ते के लिए गया पुष्कर, ओके, बैठ गया जाके, वो तो ये सोच के गया था कि रिश्ता होना हो खा के आऊंगा, बराबर है। तो पुष्कर की जो सासू माँ होने वाली है ना, वाना भी नहीं, बिकम और सासू माँ जो आगे जाके होगी उसकी, उन्होंने बोली कि दामाद जी है ना, जो होने वाले हमारे हैं, टू बी पराठा लीजिए एक। अब पुष्कर तो खाने ही गया था, उसको लेना देना था नहीं दुनियादारी से, उसने क्या किया, पहला पराठा खा लिया, सुनना, भूखा था और खा भी लिया। तो पुष्कर ने क्या किया, पहला पराठा, थोड़ा गोल पराठे की बात कर रहा हूँ, कंज्यूम कर लिया, पराठे को पिंपल हो गए, एग्जांपल दे रहा हूँ यार ऐसे समझाने के लिए, थोड़ा डायग्राम वाइग्राम नहीं आते ना अपने को। हाँ, पहला पराठा आपने कंज्यूम किया, पुष्कर भयानक भूखा था, घर से खाना खा के नहीं गया था, पास रख लिया था, रोजा रख लिया था, बोले मेरे को वहीं जाके खाना है, भले रिश्ता होना हो खा के आऊंगा मैं। तो ही कंज्यूम फर्स्ट पराठा, भूखा था, तो सेटिस्फेक्शन इज एक्सीलेंट, सबसे ज्यादा आया होगा सेटिस्फेक्शन, ऐसा मान लेते हैं सेटिस्फेक्शन। अपन नंबर में मेजर करते हैं ना, क्योंकि अपने कंपैरिजन के लिए आसान हो जाता है, नंबर में क्यों मेजर करते हैं, कंपैरिजन के लिए। सेटिस्फेक्शन मिला 10 है ना, पहले पराठे से फर्स्ट। अभी तो एडिशन टू द टोटल कुछ हुआ नहीं है, अभी एडिशन चालू होगा है ना, अभी तो टोटल ही यही है, एडिशन यही है, देख सकते हैं ना, टोटल भी यही और एडिशन भी यही। अब सेकंड पराठा, साली साहब आई पुष्कर की, जी जू जी खाना पड़ेगा मेरे हाथ से, पराठा, सेम पराठा, सेम साइज, सेम टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, प्यार मोहब्बत में खा लिए साली के, खा लिए। सेकंड, अब सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली कम होगा, पेट तो भरेगा, 5 हो गया मान लो सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, सासू माँ ने खिला दी, साली ने खिला दी है ना, कोई पुरानी दादी है इनकी होने वाली, उसकी दादी को बोला मैं भी खिलाऊंगी अपने होने वाले दामाद साहब को, इनने भी एक पराठा लेके आ गए, बराबर है। अब सुनिएगा बात, दूसरे पराठे का तो सेटिस्फेक्शन है रिड्यूस हुआ, पहले से कितना 10, दूसरे से कितना 5, दोनों मिला के कितना 15, तो ये जो 15 है ये क्या है, टोटल सेटिस्फेक्शन, और ये जो 5 है 5, ये क्या है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। क्लियर, क्लियर है ना। अब तीसरे पराठे में तो सेटिस्फेक्शन है, अब वो कितना होगा, अपन जिस तरीके से नंबर ले रहे हैं है ना, ये थर्ड, ठीक है, ये हो गया 0, तो थर्ड वाले से जो सेटिस्फेक्शन था वो क्या हो गया 0, सो नो सेटिस्फेक्शन, खाते खाते पेट भर गया, ओके। और तीनों से कितना मिला, 15 + 5 + 0, तो कितना हो गया टोटल, 15 नहीं, 15 नहीं, 15 5 नहीं, टोटल 15 ही था, टोटल कितना हो गया 15, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 15, और एडिशनल कितना हुआ, सेकंड वाले से 5 और थर्ड वाले से 0। तो एडिशनल जो था वो आपको हेल्प कर रहा था ना कि भैया पेट भर रहे हो तो आप आके कंज्यूम मत करना, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसको इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मॉनेटरी बोलते हैं कि आप जो पैसे पे कर रहे थे है ना, वो आगे जाके इक्विलिब्रियम में आ गया, कैसे है ना, पढ़ाया हूं मैंने आप लोगों को कि जब प्राइस इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन हो जाता है फिर आपको कंजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी है, ठीक है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं 5 रुपए का पराठा था, तो पहले वाले से 10 मिला आपको, तो +5 का सेटिस्फेक्शन मिला, अपन मान के चलते ना यार, दूसरे वाले से 5, तो 5 5 = 5, जितना प्राइस उतना सेटिस्फेक्शन, थर्ड वाले से 0 मिल रहा था, तो खाया क्यों, नहीं खाता। तो अब आप बोलोगे सब प्रिंसिपल कैसे कम आएगा, प्रिंसिपल क्या है, नाम क्या है प्रिंसिपल, एडिशन टू दी टोटल। तो ये जो एडिशनल पराठे थे ये आपको हेल्प कर रहे थे ना, बता रहे थे कि भैया हर दूसरे पराठे के साथ आपका सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो रहा है, ये प्रिंसिपल एज ए टूल आपकी हेल्प कर रहा था। तो क्या हेल्प कर रहा था, क्या बोल रहा था वो आपको, वेयर टू स्टॉप, कहां रुकना है आपको, यहां रुक जाना चाहिए है ना, या यहां रुक जाना चाहिए, बराबर है, थर्ड पराठे के आगे अब मेरे नहीं आना चाहिए है ना, वेयर टू स्टॉप है ना, कहां आपको रुक जाना चाहिए, वेयर टू स्टॉप योर कंजम्पशन, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन,
तो वो लिमिटेशन कैसे डिसाइड होगी, जितना आप पे कर रहे हो, है ना। तो व्हेन प्राइस इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअल मस्ट स्टॉप देयर कंजम्पशन, और अगर वो प्रोड्यूसर के लिए तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एडिशन टू दी टोटल का मतलब क्या हुआ, एडिशनल पराठों के साथ जो सेटिस्फेक्शन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम कम कम। तो रैशनल कंज्यूमर क्या होगा, जो अपने सेटिस्फेक्शन को रोक देगा। अब तीसरे वाले से जीरो हो गया ना, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर चौथा पराठा भी खा लेते प्यार मोहब्बत में, तो फिर वो माइनस हो जाता, -5, है ना। इसी को अगर आप लोग टेबल फॉर्म में देखेंगे, टेबल फॉर्म में कैसे बनता है, कितने लोगों को याद है, सर मैंने प्राइस पे करना है 5 रुपए, और यूनिट हो गई पराठा, टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया, और एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल को बोलते हैं मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, बराबर है ना। तो कैसा, प्राइस तो 5 ही रुपए हर पराठे का। एग्जाम्पल दे रहा है यार समझाने के लिए। पहले वाले से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं पहली यूनिट पहला पराठा, पहले वाले से सेटिस्फेक्शन 10 और मार्जिनल भी 10 ही था, पहले वाले में तो सभी 10 था, है ना। तो +5 का सेटिस्फेक्शन मिला आपको, मिला कि नहीं मिला भाई, है ना। दूसरा पराठा खाया आपने, तो दूसरे वाले का जो सेटिस्फेक्शन था वो 5, टोटल कितना हो गया 15। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, है ना। अब यहाँ क्या हो गया, 5 = 5, बराबर है। अब तीसरे पराठे का आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0, और ये 15 का 15 नहीं है। तो अब आपको अपने कंजम्पशन को रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बिल्कुल रोक देना चाहिए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 रुपए पे करोगे, बट सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिलेगा, या तो 0 या 0 से कम, बराबर है कि नहीं बराबर। तो ये जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म। काम आया ना, कंज्यूमर के लिए काम आया कि नहीं आया, यस सर। ये कैसे पता चलेगा कि आपको अपना कंजम्पशन रोक देना है, आप गुपचुप खा रहे हो तो कौन से गुपचुप पे रोकना है, तो सर वो तो फील होता है कि पेट भर रहा है, वो फील पेट भरने का नहीं होता, वो फील ये होता है कि अब मेरा पेट भर चुका है, तो अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना, अब मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ, तो डेफिनेटली अगर इसके आगे खाती हूँ तो जबरदस्ती ओवर ईटिंग हो जाएगी और ओवर कंजम्पशन हो जाएगा, और मुझे करना नहीं है। आई हैव टू बी रैशनल, मुझे वहीं वहीं तक कंज्यूम करना जहां मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना है आपका, 15। भाई मैक्सिमम तो 15 ही है, बराबर है, टोटल 15 है, और जो एडिशनल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लेबर उसके लिए भी होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि आपका पहला लेबर, लेबर 1, लेबर 2 और लेबर 3, बराबर है। तो पहला जो लेबर है ना, जो पहला लेबर है वो आपसे 100 रुपए ले रहा है ना, और आपको कमा के दे रहा है 200 रुपये। तो मतलब आपका कॉस्ट जो है वो कम है, और आपका प्रॉफिट जो है, मतलब जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। अब दूसरा लेबर जो है, अपन ऐसा मान के चलेंगे कि सब लेबर सेम है, सबकी एबिलिटी सेम है, यही तो असम्पशंस होते हैं, क्योंकि अगर दूसरे की स्किल ज़्यादा तो हो सकता है बेहतर ही जाए। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, अपन ऐसा मान के चलेंगे ऑल लेबर आर होमोजीनियस, तभी तो लॉ एप्लीकेबल होगा भाई। असम्पशंस बोला ना, मानना पड़ता है। वो भी आपसे 100 रुपए ले रहा है और आपको 150 रुपए कमा के दे रहा है। तो यहाँ इसने एडिशनल कितना दिया, 100, ये कितना कमा के दे रहा है आपको, 50। अभी भी कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, प्रॉफिट। अब तीसरे लेबर में आ जाओ आप। तीसरा मतलब क्या, एडिशनल ना, ये एडिशनल है ना, ये भी एडिशनल है, ये भी एडिशनल है, इसको मार्जिनल कहेंगे। ये भी आपसे 100 रुपए ले रहा है और आपको 100 रुपए ही कमा के दे रहा है, तो मुद्दल तो आ रही है, कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप अब आपको थर्ड वाले लेबर में, फोर्थ वाले लेबर में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप फोर्थ वाले में जाते हो तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा। मगर ये तब हो रहा है जब आपको कंटिन्यूसली लेबर लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया आपने, जल्दी बोलो, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। वी हैव टू स्टॉप। तो कहाँ स्टॉप करना था आपको, थर्ड लेबर के बाद। अब फोर्थ लेबर की जरूरत नहीं, थर्ड लेबर तक भी जा सकते हो, क्योंकि जितना दे रहे हो उतना रिकवर तो हो रहा है, बराबर है। ऐसे काम होता है प्रिंसिपल का, और मेरे को लगता है हम हर इंसान इस प्रिंसिपल को यूज करता है रोजमर्रा। क्या लिखा देखो, क्लियर हो जाएगा, जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या लिखा ना, इट इज अ की टूल, इट इज अ की टूल of microeconomic analysis. The term marginalism means change brought in total by additional unit. टोटल में जो चेंज आया किसके थ्रू, एडिशनल यूनिट के थ्रू आया ना। और वो एडिशनल यूनिट कंज्यूमर के लिए क्या थी, पराठा था, और प्रोड्यूसर के लिए क्या थी, वो लेबर था। और ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, है ना। व्हाट आर द वेरिएबल, बिहेवियर इज द वेरिएबल, बिहेवियर चेंज हो रहा है कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का, और चेंजेस क्या थे, कंज्यूमर के लिए पराठा था और प्रोड्यूसर के लिए लेबर था।
So producer and consumer take their economic decision using this principle. आगे लिख लेना, this principle is used by both consumer and producer. This principle is used by both consumer and producer for achieving maximum satisfaction. And all the laws, जितने भी laws हम पढ़ने वाले हैं आगे, behavior and all the laws LAWS of microeconomics, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले, all the laws of microeconomics is based on marginalism principle. जितने भी laws है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड, marginalism principle. ये प्रिंसिपल को देख के तो वो आता है ना, वो आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे अभी आप जाके, डिसगाइज्ड एडिशनल लेबर अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो नौकरी से निकाल, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ होगा ना लॉकडाउन में. बहुत सारे लोग हैं जहाँ 1000 लेबर काम करते होंगे, तो अगर 500 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो एडिशनल काम से निकालो. लॉकडाउन में दुकान तो बंद थी, फैक्ट्री तो बंद थी, तो ये प्रिंसिपल ही तो काम आ रहा है. क्लियर हुआ? वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख लिया. अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और प्राइस डिटरमाइन करेंगे. जैसे परफेक्ट मार्केट था, बताया था ना, फिश मार्केट का एग्जांपल दिया था कि भैया कि ऐसा मार्केट है जहां पर प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई. डिफरेंट मार्केट सच एज, पहला मार्केट क्या है, परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, एक तो पहले परफेक्ट कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, बट जब किसी चीज को हम परफेक्ट बनाते हैं तो उसको पहुंचने तक की तो कोशिश करते हैं. परफेक्ट मार्केट क्या होगा, जो सबके लिए फायदेमंद हो, कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी. और ऐसे मार्केट एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में, बट होना चाहिए. उसके क्लोज हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, हाँ जी, बर्डी, चांदनी चौक, फिश मार्केट का एग्जांपल दिया. लार्ज नंबर ऑफ बायर, हाँ जी, है ना. फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, बिल्कुल, जिस सेलर को मार्केट छोड़ना है छोड़ सकता है, जिस सेलर को मार्केट में आना आ सकता है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है. यूनिफॉर्म प्राइस, हाँ जी, एक ही जगह पे लाके एक ही जगह पे बेचते हैं तो यूनिफॉर्म प्राइस है. बराबर है कि नहीं बराबर है आपको? और होमोजीनियस गुड्स, व्हाट इज होमोजीनियस गुड्स? अब संतरा मार्केट, सभी एक ही प्रकार के संतरे हैं. फिश मार्केट, एक ही प्रकार की फिश है. अब जूता मार्केट, एक ही प्रकार के जूते हैं. बराबर है नहीं? गोल्ड मार्केट भी आ जाएगा इसमें, बुलियन, एक ही जगह से एक ही प्रकार का सामान बेच रहे हो, एक ही प्राइस पर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं. तो ये मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, है ना. तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता है. हाँ, इसके जैसे कुछ फीचर्स तो होते हैं कुछ मार्केट में. तो वहाँ प्राइस कैसे डिसाइड होगा? तो मैंने क्या बताया, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल है. क्या बताया? अब बर्डी में कौन डिसाइड करता होगा? डिमांड एंड सप्लाई. फिश मार्केट में कौन डिसाइड करता होगा? डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा खा रहे हैं ठंडी में, बढ़ाओ फिश का प्राइस. गोल्ड आ गया, वेडिंग सीजन, बढ़ाओ गोल्ड का प्राइस. अभी कम हो गया ना, देखो डिमांड नहीं थी तो परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या लिखोगे? इट इज अ मार्केट वेयर, इट इज अ मार्केट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने. इट इज ए, अरे यार ये बड़ा ना पेन ना, परफेक्ट मार्केट होता क्या है, लिखते भी जाएंगे साथ साथ में, ऐसा नहीं कि मैं खुद भी बोल रहा हूँ और आप लोग लिखने जाएंगे. क्या होता है? इट इज अ मार्केट. तो हम एनालाइज करते हैं. इट इज अ मार्केट मतलब इंडिविजुअल मार्केट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल भी पढ़ा जाता है. इट इज अ मार्केट वेयर all sellers selling homogeneous goods at यूनिफॉर्म प्राइस, एक जैसे. और ये गलत भी नहीं है, ऐसा है, एग्जिस्ट तो है ऐसा, है ना. एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार के गुड्स को बेच रहे हैं सेम प्राइस पर, है ना. एक ही जगह से लाओ और एक ही जगह पर बेच दो, तो कॉस्ट भी क्या रहेगा? सेम. तो इसलिए प्राइस भी क्या रहेगा? सेम, है ना. इसलिए एडवर्टाइजमेंट इस मार्केट में काम नहीं करता. आपने देखा होगा ऐसे मार्केट में बर्डी, चांदनी चौक में चिल्ला के बुलाते हैं, भैया आओ आओ रेस्टोरेंट में आओ, जूते चप्पल लाओ, जूते चप्पल खाओ, बोलते कि नहीं बोलते? आइए दीदी, आइए 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 आइए. बराबर है कि नहीं बराबर है ना. तो परफेक्ट मार्केट में कैसे प्राइस फाइंड आउट होता है? जल्दी बोलो कैसे होता है प्राइस फाइंड आउट? क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल है ना इस मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई के आधार, है ना. डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा.
और यहाँ प्राइस डिसाइड कौन करता है? सर इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे सेलर है, तो यूनियन उनकी इंडस्ट्री डिसाइड करेगी और हर सेलर को उस प्राइस पर बेचना पड़ेगा, है ना? वो मिलकर डिसाइड करेंगे, हर सेलर को फॉलो करना पड़ेगा। मोनोपोली। रेलवे, जहां इंडिविजुअल सेलर है जिसकी मोनोपोली है, ये प्राइस को खुद डिसाइड करेंगे, दे डिसाइड द प्राइस। इट्स नॉट अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इनको जैसा रखना होगा ये वैसा रखेंगे, दे डिसाइड द प्राइस। जियो वही तो करता है, जियो की भी अपनी एक मोनोपोली हो चुकी है ना? दे डिसाइड द प्राइस। रेलवे, दे डिसाइड द टिकट प्राइस। गवर्नमेंट हैज द मोनोपोली टू चार्ज टैक्सेशन, तो दे डिसाइड द टैक्सेशन। ओलिजोपोली, फ्यू सेलर्स, ओलिजो मतलब फ्यू, गिने चुने सेलर्स है और एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, क्या क्या टेलीकम्युनिकेशन में बोलो, आइडिया, वोडाफोन, जियो, है ना? यही सब है, बीएसएनएल। तो फ्यू मतलब कम है और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर करके चलते हैं। जियो ने प्राइस कम किया तो बाकी भी प्राइस कम करेंगे, जियो ने बढ़ाया तो बाकी क्यों बढ़ाएंगे, ऐसे चलता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 2 से 10 मतलब 2 फर्म से लेकर 10 फर्म तक रहेगी तो ओलिजोपोली। फ्यू सेलर्स सेलिंग, लिखते जाना, लिखो, फ्यू सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसे, एक गुड्स नहीं, एक जैसे, क्योंकि नाम तो अलग होगा ना, डिजाइन अलग होगा, भले सब साबुन बेच रहे बट नाम डिजाइन तो अलग होगा, कलर तो अलग होगा। फ्यू सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स, ओके, एट प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी मतलब ना आप प्राइस को बढ़ाओगे, कम करोगे तो बाकी भी कम करेंगे। ओलिजोपोली के बहुत सारे मार्केट है हमारे यहाँ पर, भूलने का नहीं है, ठीक है? टायर इंडस्ट्री है, 8 से 10 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना? जहां सब एक दूसरे के प्राइस को बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ मार्केट बहुत, यानी यहाँ का एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि कम सेलर है तो सबको अपना अपना शेयर चाहिए मार्केट में। आपको एग्जाम्पल ओलिजोपोली के और एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के लाएंगे, कम से कम 5, 2 से 10 सेलर है और सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक। ये तो सुपर मार्केट हो गया। कैसे यार, एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, आप कभी किसी, एक काम करो, किसी सुपर मार्केट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, ये हो गया सुपर मार्केट में घुसे आप, एक शेल्फ है वहां पर, एक अलमीरा समझ लो, एक ना पोर्शन है, वहां पर इस तरफ मान लेते हैं पूरे सोप रखे ना, और इस तरफ मान लेते हैं पूरे बिस्किट्स रखे। अब ये पूरी लाइन रहती है, तो पार्ले जी के तो है ना, और कौन कौन सी कंपनियां हैं, सनफीस्ट के बिस्किट, तो पतंजलि के, तो फलाना ढमकाना, ऐसे साबुन भी हर प्रकार की, कमलक्स का है, तो निरमा का है, तो ये वो जो भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन से रखे रहते हैं, बट यहाँ है पूरे साबुन, यहाँ है पूरे बिस्किट्स। एग्री? यहाँ तो देख रही हो। अब मुझे बताओ, ये जो अलग अलग सब, जैसे अब बिस्किट रखा है, पार्ले जी भी रखा है वहां पर और सनफीस भी रखा है, तो पार्ले जी सनफीस के होमोजीनियस है? नहीं नहीं सर, डिफरेंट बिस्किट है, नेचर ऑफ गुड सेम है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर पार्ले जी नहीं मिला तो ये ले लूंगा, क्रैकजैक ले लूंगा, क्रैकजैक नहीं मिला तो फलाना ले लूंगा, ढंगा ले लूंगा, बराबर है? तो यहाँ पर जो सामान बिकता है इस मार्केट में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट। और हम कैसे पहचानते हैं कि वो पार्ले जी के बिस्किट है? हम कैसे पहचानते हैं कि वो मैगी रखी है? हम कैसे पहचानते हैं कि वो लक्स का साबुन है? उनके पैकेजिंग से, लेबलिंग से, उनके एडवर्टाइजमेंट से। ये मार्केट में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? लोग आइडेंटिफाइड करते हैं, कैसे पता रहता है कि लेज लटका है, अंकल चिप्स लटका है, ग्रीन ब्लू पता रहता है ना? इस मार्केट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? और सबका प्राइस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? नॉन प्राइस कंपटीशन मार्केट। मतलब ये मार्केट पर प्राइस से कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि प्राइस तो सबका ऑलमोस्ट क्या है, अब सभी का 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, सभी के साबुन 20 रुपए का है, तो फिर कैसा? पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, इस तरीके से। देखो पार्ले जी वाला क्या करता है, कितना सियाना, अपने कंज्यूमर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया उसने। पार्ले जी गोल्ड बेच रहा है तो भैया नॉर्मल लोग ले आ रहे हैं, उसमें भी पार्ले जी में एक इंफीरियर गुड्स भी आते हैं जो गोल्ड नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज वाले बिस्किट। अब पार्ले जी जो खरीदता नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल, अरे यार हम पार्ले जी लेंगे भैया, हम तो बड़ी कंपनी, उसने निकाल लिया, ले भैया हाइड एंड सीक, तो प्रीमियम कंज्यूमर के लिए भी निकाल, ऐसे डिवाइड करके मार्केट को कैप्चर कर। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या होगा? देखो, अब सबकी अपने नाम को, ब्रांड को लेकर, डिजाइन को लेकर तो मोनोपोली है, सबके अपने अपने कंज्यूमर तो बने हुए हैं, बट यहाँ सेलर कितने हैं? 10 से ज्यादा होते हैं ना सुपर मार्केट। जो कितनी कंपनियों के साबुन रखे, कितनी कंपनियों के शैम्पू रखे, कितनी कंपनियों के बिस्किट रखे, कितनी कंपनियों के मसाले रखे, और आप कैसे पहचानते हो? कलर, पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट वाला मार्केट है तगड़ा। आप मॉल जाते हो तो मॉल में देखते हो ना पूरी दुकानें, कैसे पहचानते हो? उनके एडवर्टाइजमेंट, उनके विंडो डिस्प्ले से। अब सभी जगह कपड़ों की दुकान है, कपड़े 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 कपड़े, तो क्या सब जगह सेम जींस भी करें? नहीं नहीं नहीं, सबका डिजाइन अलग है ना? सबकी अपनी मोनोपोली, सबके अपने कंज्यूमर है, सबका अपना नाम। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या होता है? वहां लिखो। तो यहाँ प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है?
प्राइस तो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ के प्राइस कैसे आगे कम ज्यादा हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट की वजह से। और सबको अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना है, सबको अपने प्रोडक्ट की डिजाइन अलग दिखानी है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? इट इज अ मार्केट वेयर प्राइस कैन बी डिटरमाइंड as per advertisement, price can be determined as per advertisement and as per his close substitute। क्लोज है ना, से अगर यहां भी ए कंपनी का साबुन रखा है ना, और वो साबुन मान लो ऐसा है, और यहां भी साबुन रखा है बी कंपनी का, वो भी साबुन ऐसा ही है, तो ये तो सिमिलर गुड्स होगा। तो फिर या तो यहां से लो, यहां से लो, फर्क क्या पड़ता है? अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया यहाँ जो जितने भी साबुन रखे सब अलग अलग कंपनी, यहाँ जितने बिस्किट रखे वो अलग अलग कंपनी होगी। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? और हमने कैसे पहचाना? उनकी लेबलिंग से, पैकेजिंग से, एडवर्टाइजमेंट से। और प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? एडवर्टाइजमेंट और अपनी क्लोज सब्सिट्यूट को देख के, और खुद ही डिसाइड करते हैं वो, प्राइस भूलना नहीं। ओके, ठीक है, पूरे मार्केट क्लियर हो गए। बहुत सारे सेलर जो एक ही प्रकार का गुड्स बेच रहे हैं। मोनोपोली में सिंगल सेलर, जो एक ही आदमी उसकी मोनोपोली है। ठीक है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स का एग्जांपल दे दिया, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। ओके, और मोनोपोलिस्टिक में क्या बोला मैंने? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एक जैसे नहीं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट। सुपरमार्केट से बड़ा एग्जांपल हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों, है ना? तो ये मार्केट का हम लोग क्या पढ़ने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में? प्राइस डिटर्मिनेशन। तो परफेक्ट मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई। मोनोपोली में वो खुद डिसाइड करता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक दूसरे को देख के, है ना, और एडवर्टाइजमेंट पे। और ओलिगोपोली में भी एक दूसरे को देख के। ओलिगोपोली में कितने सेलर होते हैं? 2 से 10। इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, फ्यू सेलर्स वाला, है ना। आप सीमेंट कंपनियों को भी देखना, उसमें भी कैसा होता है? सबके प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं ना। किसी ने कम किया तो वो भी कम करेंगे, बढ़ाया तो वो नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे मार्केट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, और इसको मोनोपोलिस्टिक क्यों बोला गया सुपरमार्केट? क्योंकि सबकी अपनी मोनोपोली तो है ना, सबके अपने ब्रांड है, सबके अपने कंज्यूमर बने पड़े। अब जो जिस तरीके से पार्ले जी बिस्किट बनाता है, अब उसका पेटेंट और उसका डिजाइन डेफिनेटली सनफीस्ट तो चोरी नहीं कर सकता ना, मगर सनफीस्ट का जो है वो सेम पार्ले जी नहीं चोरी कर सकता। उनका अपना कंज्यूमर, उनकी अपनी चीजें बनी हुई है। ठीक है, लिमिटेड स्कोप वाली चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस पर पूरे लेक्चर डाल चुका हूँ। या तो आप लोगों को पूरे लेक्चर डाल चुका हूँ कि कौन कौन सी चीजों से डील नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट डज नॉट डील विद लार्ज एग्रीगेट्स, इट डज नॉट डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स, इट डील्स विद टू वेरिएबल्स दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। पढ़े कि नहीं पढ़े अपने? इट डज नॉट डील विद जनरल इक्विलिब्रियम, इट डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये चीजों को वो नेग्लेक्ट करता है, इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। पूरा डायग्राम बना के पढ़ाया था बहुत अच्छे से, तो भूलना नहीं। महंगाई, मंदी, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन गरीबी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, इससे उसको कोई लेना देना। इसकी भी मीनिंग लिखाया था, इकोनॉमिक ग्रोथ सब लिखा है लास्ट लेक्चर में क्या होता है सब। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी बताया, पूरा साइकिल बना के। ये जो पूरा पढ़ाया है सबको याद रखें। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। अब मुझे एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर समझा कि हाउ इंडिविजुअल मार्केट कैन बी एनालाइज, कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड हाउ प्राइस कैन बी डिटरमाइंड दिस मार्केट। तो हाउ प्राइस कैन बी डिटरमाइंड भूलना नहीं है। परफेक्ट में डिमांड एंड सप्लाई, मोनोपोली में वो खुद, ओलिगोपोली में एक दूसरे को देख के, और मोनोपोलिस्टिक में बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटिशन। और कौन से मार्केट को नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मार्केट कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक को, क्योंकि सब एक ही प्रकार के गुड्स बना रहे हैं, एक जैसे नहीं बना रहे, बट सभी साबुन बना रहे हैं, तो सबका प्राइस क्या रहता है? ऑलमोस्ट सिमिलर। और ओलिगोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है ना? आप साला बढ़ाओगे तो दूसरे नहीं बढ़ाएंगे, आप कम करोगे तो दूसरे कम कर देंगे, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं ना। ठीक है, चलिए लेक्चर देखो, बताओ समझा गया फटाक से? ओके, ठीक है, जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको लिखा करो।